हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये सीआरपीसी का फोर्थ लेक्चर, आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हम 323 और 209 बेसिकली कमिटल हम देख चुके हैं। कमिटल कर लिया था हमने। ठीक है, एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, एक बार अगर हम देख ले, रिवाइज कर लें, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। वो दूसरी स्लाइड शायद मेरे पास है नहीं, 320 वाली, 323 वाली। तो 323, 209 कमिटल बेसिकली। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट अपनी क्लास में कर चुके हैं। हमने देखा था कि हाउ टू कमिट, कमिट कैसे करना है, किसको करना है, कौन करना है, मजिस्ट्रेट कब कमिट करेगा। ठीक है, फिर हमने वो भी देखा था कि कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू पनिश। ठीक है, वो भी सारी चीज़ें देखी थी। उसी के सेम सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे 325 की। ठीक है, तो इससे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो जाकर। लास्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमने कहाँ तक क्या क्या किया था। तो आज हमें स्टार्ट करना है 323 से, और सॉरी 325 से स्टार्ट करना है ना, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। 325 रिमेनिंग था, बाकी 323 हम कर चुके थे और 209 कर चुके थे। तो 325 रिमेनिंग था। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। 325 को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ये वीडियो मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है, इसलिए आपको दिखेगा कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ख़राब हो गई थी किसी रीज़न से, टेक्निकल इशू हो गया था उसमें कुछ। तो उस वजह से आपको दिखेगा इसमें डबल डबल मार्क हो रखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब करा चुका हूँ। मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेयर विद मी। तो एग्जाम्पल आप देखोगे, तो बात करते हैं सेक्शन 494 के आईपीसी। सेक्शन 494 आईपीसी अगर आप देखोगे अपने बेयर एक्ट में, अगर आपके पास, एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं आपको बेयर एक्ट की बात बताऊं, देखो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए ना, आपके पास अपना बेयर एक्ट होगा। आपके बेयर एक्ट में बैक साइड में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपने शेड्यूल में चेक करना 494 में आईपीसी में। अगर आप 494 आईपीसी की बात करते हो तो बाइगेमी है बेसिकली में। अगर आप इसमें देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, शेड्यूल में दिखाई देता हूँ मैं आपको। 494 और भी सेक्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, बट मैं पर्टिकुलरली 494 की बात कर रहा हूँ। देखो, हमें देखना है 494। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल के पर्पस के लिए हमें 494 देखना है। यहाँ पर आ जाओ, एक मिनट को। तो 494 पे आ जाओ। देखो, यहाँ पर सिक्स कॉलम, आपको पता होगा सिक्स कॉलम क्या बताता है। सिक्स कॉलम हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो हमें ये सिक्स कॉलम बताता है कंपिटेंसी टू ट्राई, कौन ट्राई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ट्राई कौन कर सकता है, क्या लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है ट्राई करने की। तो 494 के मैटर्स किसके पास है ट्राई करने की पावर, मजिस्ट्रेट के पास। डिटो लिखा हुआ है, डिटो मतलब ऊपर वाला ही। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है 494 के मैटर को हियर करने की। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो कि इम्प्रिजनमेंट कितनी है इसमें मैटर में, तो ये है 7 साल की। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, 494 के मैटर में पनिशमेंट जो है मैक्सिमम वो है 7 साल की, 7 साल की। ठीक है, दिखाया मैंने आपको शेड्यूल में। और ट्राइबल बाय क्यों, कौन है, कौन ट्राई करेगा, ट्राई करेगा जेएमएफसी। ठीक है, जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये बात आपको आई समझ में। अब एक चीज बताता हूँ आगे। देखो, देखो एक केस चल रहा है, एक केस फाइल हुआ, क्रिमिनल केस फाइल हुआ। और उस क्रिमिनल केस में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉग्निजेंस होता है। यहाँ पर कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और उसके बाद ट्रायल चला, ये पूरा ट्रायल चला। मैं वो ले लेता हूँ दूसरी, इसको कलर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो ट्रायल होता है और ये सारा ट्रायल चलता है यहाँ पर। उसके बाद रिजल्ट, जो रिजल्ट कह रहा हूँ, जो जजमेंट होती है ना, जो कंक्लूजन होता है कोर्ट का, जेएमएफसी का, वो कन्विक्ट होता, मतलब वो कन्विक्ट कर देते हैं। जो एक्यूज होता है ना उसको कन्विक्ट कर देते हैं 494 में। 494 में कन्विक्शन हो जाती है एक्यूज की। ठीक है, कन्विक्शन हो जाती है। अब आगे आ जाओ। अब कन्विक्शन होने के बाद मुझे आप एक बात बताओ कि 494 में 494 में कितनी पनिशमेंट दे सकता है मजिस्ट्रेट? 7 साल की। लेकिन एक्चुअली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर कितनी होती है? 3 साल की। 3 साल की, ये मैं आपको कंपिटेंसी टू पनिश में बता चुका हूँ। सेक्शन 28-29 आपको दोबारा रिकॉल कराऊं तो 28-29 में आपको मिलेगा। आप जाकर अर्लियर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखें। अब बात करते हैं, इधर आ जाओ, पहले इसको कर देते हैं। अब देखो इधर आओ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 494 7 साल की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, और यहां हम देखें इस मैटर में जेएमएफसी के पास पावर होती है 3 साल की। तो जेएमएफसी क्या करेंगे इस मैटर में? इस मैटर में अगर मैं आपको बताऊं तो कैन मजिस्ट्रेट गिव पनिशमेंट फॉर ऑफ 7 ईयर्स? क्या मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा दे सकते हैं? आप सोचो इस बात को। उनके पास पावर जो है सेक्शन 29 में, वो 3 साल की है। 3 साल की। क्या 7 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में बताओ। उनको लग रहा है, जेएमएफसी को लग रहा है कि भाई मैटर सीरियस है, या मैटर में 7 साल की सजा होनी चाहिए, 3 साल की सजा सफिशिएंट नहीं है इस मैटर में, ऐसा कोई मैटर है। तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें क्या ऑप्शन है जेएमएफसी के पास, और उसमें क्या ऑप्शन होगा अगर उनको 7 साल सजा देनी है तो देखो क्या होगा। यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। हमने कमिटल कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में, और आज हम देखेंगे सबमिशन। सबमिशन, तो देखो, ही विल सबमिट द केस टू द सीजीएम। टू सीजीएम सबमिट कर देंगे वो केस को। किसको? सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और अंडर सेक्शन क्या होगा? 325। तो 325 में सीजीएम को मैटर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो अपनी फाइल लेंगे, जो मैटर की है उनके पास तो उतनी कंपिटेंसी है नहीं पनिश करने की, तो वो उस फाइल को ले जाके सीजीएम साहब को दे देंगे कि सर आप देखो इस मैटर को, मेरे पास तो इतनी कंपिटेंसी नहीं है, लेकिन इस मैटर में मेरे ओपिनियन से 7 साल तक की सजा होनी चाहिए। वो क्या प्रोसेस होता है हम आगे बात करेंगे। देखो 325 के प्रोसेस की बात करते हैं, फिर मैं आपको 325 बैरक्ट में रीड सॉरी बैरक्ट में रीड करा दूंगा। देखो 325 में मजिस्ट्रेट को लगता है, जेएमएफसी को, कि एक्यूज्ड गिल्टी है। इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी। द एक्यूज्ड इज गिल्टी एंड ही शुड बी पनिश्ड। एक्चुअली ही शुड बी पनिश्ड फॉर मोर सीवियर पनिशमेंट। उनको, जेएमएफसी को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है और एक्यूज्ड को थोड़ी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, जितनी मेरे पास पावर है उससे थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, एक्यूज्ड गिल्टी है एंड ही ऑट टू रिसीव अ पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड। या तो डिफरेंट इन काइंड पनिशमेंट हो, अब मतलब मेरे पास तो इम्प्रिजनमेंट की पावर है सपोज जेएमएफसी के पास, और जेएमएफसी को लगता है कि नहीं, इम्प्रिजनमेंट से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केशन होनी चाहिए। या फिर उनको लगता है कि नहीं, 3 साल की सजा सफिशिएंट नहीं है, 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। तो ये दो सिचुएशंस हो गई, या तो डिफरेंट इन काइंड की बात हो, या मोर सीवियर देन दैट ऑफ सच मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट। ऐसा लगता है जेएमएफसी को, तो जेएमएफसी क्या करेंगे, उस फाइल को उठाकर सीजेएम को सबमिट कर देंगे अंडर सेक्शन 325। तो डिफरेंट इन काइंड का मतलब देखो, ये मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सेक्शन 169 आईपीसी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो सजा होती है इम्प्रिजनमेंट और दूसरी ये सजा है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग सजा होती है, अलग अलग तरीके की, 5 तरीके की सजा होती है सेक्शन 53 आईपीसी की अगर बात करें। लेकिन यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 169 में 2 तरीके की सजा है, एक इम्प्रिजनमेंट है, दूसरी कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मान लो सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि मजिस्ट्रेट को लगता है नहीं, इम्प्रिजनमेंट से काम नहीं चलेगा और कन्फिस्केशन करना चाहिए प्रॉपर्टी का, लेकिन वो पावर मजिस्ट्रेट के पास है नहीं, तो मजिस्ट्रेट यूजुअली क्या करते हैं कि उसको सबमिट कर देते हैं, या और सीवियरिटी होती है मैटर में, और ऐसा कोई मैटर है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर वीडियोज में बताया था कि 323 का मैटर हो या 209 का मैटर हो तो कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड हो जाएगा। और अगर मैटर किसका है, मैटर सबमिशन का, मैटर सीजीएम को भेजना है, तो सबमिशन हो जाएगा 325 में। ठीक है, यहां तक समझ आई चीज। तो अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा सब कुछ लगता है तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही में वो फाइल को लेगा, सपोज ये मान लो ये फाइल है, ये सपोज मान लो ये फाइल है, ये फाइल हो गई एक, तो इसके साथ में एक्यूज्ड हो गया, जो एक्यूज्ड पर्सन है, और साथ में क्या हो गया, ओपिनियन मजिस्ट्रेट का ओपिनियन। तो इन चीजों को लेगा, फाइल ली, एक्यूज्ड को साथ में करा और अपना ओपिनियन बताया और उसको चलता कर दिया सीजीएम के पास कि आप जाओ भाई सीजीएम के पास, सीजीएम आपके मैटर को हैंडल करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में चीज समझाई है कि सबमिट द केस फाइल जो होगी, एक्यूज्ड, फॉरवर्ड द एक्यूज्ड, और रिकॉर्ड अपना ओपिनियन कि मेरे को क्या लगता है, मेरे को गिल्टी लगते हैं और मेरे हिसाब से पनिशमेंट ये होनी चाहिए। तो अपना ओपिनियन, केस फाइल और एक्यूज्ड, इन सभी सारी चीजों को सीजीएम के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, सीजीएम के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब एक बार 325 निकाल लो, उसका फर्स्ट क्लॉज पढ़ लेते हैं एक बार। 325 आप निकाल लो, उसका फर्स्ट क्लॉज देख लेते हैं। ठीक है, अपने बैरक में आप निकाल लो और उसी में मार्क करो तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखो, whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty, ध्यान से देना, जो मैंने आपको चीजें बताई है वो सारी मिलेंगी आपको इसमें, या ये कहो कि जो सारी चीजें इसमें वो मैंने आपको बताई है। whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty, या मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में accused guilty है, and that he ought to receive a punishment different in kind, उसको कोई डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर मोर सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate is of the second class is of opinion that the accused ought to be received or ought to be required to execute a bond under section 106, he may record the opinion। अब देखो यहाँ पर वो 3 चीजें क्या करेगा मजिस्ट्रेट, 3 चीजें मैंने आपको बताई। अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे, फाइल को लेंगे, जो प्रोसीडिंग्स जो भी केस फाइल होगी, और एक्यूज्ड, ये 3 चीजें हो गई ना, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक्यूज्ड हो गया, इनको क्या करेंगे, सीजीएम के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, टू द सीजीएम। तो ये चीज मैंने आपको बताई, आप देख सकते हो इसमें मैंने आपको ब्रेक करके बताई सारी चीजें। सेम चीज है, एक्यूज्ड गिल्टी लगता है मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई पनिशमेंट जो है या तो मोर सीवियर होनी चाहिए या डिफरेंट इन काइंड होनी चाहिए। और डिफरेंट इन काइंड क्या होती है, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और फिर ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये 3 काम करेंगे, सबमिट करेंगे केस फाइल को, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेंगे और रिकॉर्ड अपने ओपिनियन करके, ये तीनों चीजों करके सीजीएम को फॉरवर्ड कर देंगे। ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा, सॉरी, ये पहला क्लॉज कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। सपोज ए बी और सी 3 पर्सन है, ए बी और सी 3 पर्सन है, ए बी और सी, इसमें तीनों एक ही केस में, सपोज तीनों ने एक ही केस में कोई क्राइम करा है और तीनों को साथ में ट्राई किया जा रहा है। साथ में ट्राई जो किया जाता है वो 223 में किया जाता है। 223 हम आगे देखेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं, अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे, 223 को बाद में देखेंगे। देखो, ए बी और सी तीनों आदमी एक ही केस में ट्राई किए जाते हैं,
सपोज तीनों ने एक ही क्राइम करा है और तीनों को एक ही केस में ट्राई किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ए और बी को तो ए को मिल जाती है 7 साल की सजा, बी को 3 साल की, मतलब मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में मिलनी चाहिए ए को 7 साल की सजा और बी को 3 साल की। और सी मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में क्या है, भाई एक्विटल है, ये गिल्टी नहीं है। यहाँ पर सी को एक्विट कर देता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, समझे। एक ही केस में ट्राई हो रहे हैं और ट्राई कौन कर रहा है, जेएमएफसी ट्राई कर रहा है। जेएमएफसी ट्राई कर रहा है तीनों को, जिसमें जेएमएफसी के ओपिनियन में ए को 7 साल की सजा होनी चाहिए, बी को 3 साल की। ठीक है, दोनों गिल्टी है और सी एक्विट, सी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, जेएमएफसी 3 साल की सजा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ए को 7 साल की सजा दे सकता है जेएमएफसी? यहां पर प्रॉब्लम है, भाई 7 साल की सजा देने की पावर नहीं है जेएमएफसी के पास। तो जेएमएफसी इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, भाई इस सिचुएशन में जेएमएफसी क्या कर सकते हैं, 325 कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जेएमएफसी के ओपिनियन में जो भी पार्टी, जेएमएफसी के ओपिनियन में जो भी पार्टी गिल्टी होगी, जैसे यहां पर ए और बी गिल्टी है, ये दोनों गिल्टी है ना, दोनों गिल्टी पार्टी को जेएमएफसी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसको, सीजेएम को। कम अगर ज्यादा सीवियर है तो कमिटल हो सकता है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सबमिशन की। तो 7 साल की सजा सीजेएम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों पार्टियों को, ए और बी को, जो गिल्टी है, जो एक्यूज्ड है वो तो, जो एक्विट है वो तो बाहर है, जो गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी है, वो तो बाहर हो गए, उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया। और ए और बी जो पार्टी गिल्टी है उनको एक्विट कर दिया, ओ सॉरी, उनको कन्विक्ट कर दिया। और कन्विक्ट करने के बाद जब देखा कि 7 साल और 3 साल की सजा तो मैं दे नहीं सकता, उनके ओपिनियन, मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में कन्विक्ट होना चाहिए, तो उठाकर फाइल, एक्यूज्ड, और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, फाइल, सबमिशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, है ना, एक्यूज होना चाहिए, और खुद का ओपिनियन, तीसरा ओपिनियन, ये तीनों चीजें लेकर मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जेएमएफसी वांट्स टू सबमिट द केस ऑफ ए एंड बी टू सीजीएम अंडर सेक्शन 321, तो क्या वो कर सकते हैं, यस ही कैन डू सो, ही कैन डू सो। ठीक है, अब आप देख लो, अब आप सेकंड को भी देख लो, आपको यही बात मिलेगी सेकंड में। When more accused than one are being tried together, एक से ज्यादा accused ट्राई हो गए together, the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any such accused, he shall forward all the accused, he shall forward all the accused who are in his opinion, यहां पर ये लास्ट लाइन ध्यान रखने वाली बात है, who are in his opinion guilty, किसको सेंड करेगा ये देखना आपको, सिर्फ गिल्टी पर्सन को, जो गिल्टी है, जो एक्विट हो गए उसको, उसको नहीं सेंड करेगा जो गिल्टी है। हु आर इन हिज ओपिनियन गिल्टी टू द सीजेएम, यही मैंने बात बताया आपको। इसके बाद थर्ड देख लो, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सपोज सीजेएम के पास फाइल आ गई, तो अब फाइल आ गई तो सीजेएम क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, फाइल आ गई सीजेएम के पास, नीचे से एमएम के पास से सबमिशन में। अब सीजेएम के पास क्या पावर होगी, सीजेएम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको ट्राई करेंगे मैटर को। देखो क्या कहता है, द सीजेएम टू हुम द प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड मे इफ ही थिंक्स फिट एग्जामिन द पार्टीज, भाई ट्राई करेंगे तो पार्टी को एग्जामिन करना पड़ेगा ना, रिकॉल कर सकते हैं, एग्जामिन एनी विटनेस, किसी भी विटनेस जो नीचे ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है उसको दोबारा कर सकते हैं, हु हैज ऑलरेडी गिवन एविडेंस इन केस एंड मे कॉल फॉर एंड टेक एनी फर्दर एविडेंस, कोई भी फर्दर एविडेंस और एविडेंस लिया जा सकता है, एंड शेल पास सच जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर, जो भी उनको ठीक लगता है अपने हिसाब से, एज ही थिंग्स फिट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी उनको लॉ के हिसाब से ठीक चीजें लगती है तो वो कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को ये बताओ, देखो 325 कंप्लीट है, 325 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई आई थिंक सफिशिएंट है, उसमें एक बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैन अ कोर्ट ऑफ सेशन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्या कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन आपको पता होगा
ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, रिवाइज करा करो बार बार। क्या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी मैटर का? क्या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी मैटर का? तो नहीं, आंसर है नो। और रीजनिंग मिलेगी 193 में। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, कहाँ लिखा है? 193 में। ठीक है, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्यों है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, ऐसा क्यों है? देखो, कोर्ट ऑफ सेशन एक सुपीरियर कोर्ट है, ठीक है भाई। एमएम हुआ, उसके ऊपर सीजेएम हुआ, फिर जाके सेशन कोर्ट आता है। तो सुपीरियर कोर्ट है और कोर्ट के ऊपर बर्डन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन सुपीरियर कोर्ट होने की वजह से और बर्डन ज्यादा होने की वजह से और बर्डन कोर्ट के ऊपर ना आए डायरेक्टली। बर्डन तो ऑलरेडी है, लेकिन डायरेक्टली ना आए। जो एक्स्ट्रा ऐसे केसेस हैं जो कॉग्निजेंस के स्टेज पर ही निमट सकते हैं या डिसमिस हो सकते हैं, या शायद कोर्ट को लगे कि ये मैटर कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं है, इस तरीके से मैटर जो होते हैं छोटे मोटे, अगर वो नीचे स्टेज पर ही निमट जाए तो ऊपर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर तक बर्डन ज्यादा आएगा नहीं। तो इसीलिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। राइट्स प्रोटेक्ट करने होते हैं सबके। तो इस रीजन की वजह से डायरेक्टली कॉग्निजेंस कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। कॉग्निजेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट ही लेते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर में। और सीजेएम भी एक मजिस्ट्रेट ही होते हैं फर्स्ट क्लास, एक तरीके से वही सेम लेवल पे होते हैं। बस उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसीलिए वो सीजेएम थोड़े उनके पास पावर होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के हेड होते हैं। अदरवाइज जो है ना, अगर आप बात करो एमएम और सीजेएम, तो दोनों ही एक ही लेवल के मजिस्ट्रेट होते हैं, दोनों ही मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये रीजन होता है। 193 आगे देखेंगे हम बाद में। मेरे को जो समझाना उसमें ये रेलेवेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया पहले, बाकी पढ़ेंगे बाद में उसको, है ना। तो 190 पे आते हैं। 190 पे आ जाओ, इसको आगे करके कहाँ पर आ गए? आई होप आपके पास आपका बैरेक्ट होगा, आप अपने बैरेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया करो और उसी में मार्क किया करो चीज़ों को, ठीक है। देखो, बैरेक्ट के बिना ना कोई भी पेपर नहीं निकलेगा, कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम आप देखोगे मोस्टली 80% पेपर ना बैरेक्ट से होता है। तो ध्यान रखो इस बात को कि बैरेक्ट को जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना रीड कर सकते हो। और मतलब हर जगह कोर्ट में भी आप देखोगे बैरेक्ट की जो रेलेवेंसी, बैरेक्ट अगर आप बैरेक्ट पे कमांड होगी ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। अब बात करते हैं, आ जाओ 190 की बात करेंगे। 190 की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एनी की, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, कोई भी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का, स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी ऑफेंस, ठीक है, उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना क्या है कि कोर्ट में मैटर्स तीन तरीके से आते हैं, तीन तरीके से, ठीक है। हमें बात करनी है कोर्ट में मैटर्स किस तरीके से आते हैं। तो तीन तरीके होते हैं कोर्ट में मैटर आने के, क्रिमिनल मैटर आने के। किसके पास आते हैं वो हमने देख लिया, मजिस्ट्रेट के पास आते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की किसी भी मैटर को। अब मैटर आते किस तरीके से वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, एक तो हो गया कंप्लेंट, कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, ऐसी कंप्लेंट जो ऑफेंस के बारे में बताया ना। दूसरा हो गया पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, पुलिस रिपोर्ट जो आप एफआईआर करते हो, पुलिस आती है, पुलिस रिपोर्ट लिखती है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मजिस्ट्रेट को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, अदर देन अ पुलिस ऑफिसर
और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि ऐसा ऑफेंस हुआ है। सेकंड भी पढ़ लेते हैं एक साथ में। द CJM may empower any magistrate of the second class to take such cognizance under subsection 1. Such offence are within the competency to inquire into a trial. तो CJM किसी भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो समझाता हूँ आप। 191 क्या बात करता है, तीन तरीके बताता है जिन तरीकों से कोर्ट में मैटर्स फाइल होते हैं। तीन तरीके जिन तरीकों से कोर्ट में मैटर जाते हैं। एक तरीका होता है कंप्लेंट का। कंप्लेंट का तरीका ये होता है, आपको अगर कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ में, सपोज आप विक्टिम हो, आपके खिलाफ में कोई क्राइम हुआ, किसी ने आपके खिलाफ में कोई क्राइम कर दिया, आपको उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है। तो आप अपनी कंप्लेंट को रिटर्न फॉर्म में लिखोगे, पूरी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करोगे, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट होता है कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ करके और बाकी कंप्लेंट लिख के, सारी कंप्लेंट अपने लिखोगे, फॉर्मेट लिखोगे पूरा, फैक्ट्स लिखोगे अपने सारे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो लगाओगे और उसको जमा कर दोगे फैसिलिटेशन सेंटर में। कहाँ पर? अपने कोर्ट में जाकर। और वो मैटर फिर किसके पास जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, लिस्ट होगा। ये सेक्शन 200 के अंदर में होता है, सेक्शन 200 के अंदर, और उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम। मैं आपको एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ। ऐसा होता है, कंप्लेंट आपको अगर फाइल करनी है तो ये प्रोसीजर होता है। एक तो ये तरीका हुआ कि आपको किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, ये पुलिस के पास नहीं होती, ध्यान रखना। तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दे सकते हो, अपनी ड्राफ्ट करो और जाके मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे दो। दूसरा तरीका क्या है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं पर, डायरेक्ट कॉल हुई पुलिस को, पुलिस आई, आपने रिपोर्ट लिखवाई, अब थाने में गए, एफआईआर होगी, ठीक है। एक तो एफआईआर लिखवा दी, उसको बोलेंगे पुलिस रिपोर्ट। एक तरीका कंप्लेंट का बता दिया, दूसरा तरीका पुलिस रिपोर्ट का। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका क्या होता है, जो कंप्लेंट जाती है क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल केसेस चलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन किसको होती है? ये मैटर होता है कि मजिस्ट्रेट को खुद ही कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई और मजिस्ट्रेट ने खुद ही कोई मैटर सो मोटो ही इनिशिएट कर दिया, ठीक है। एक आपने कंप्लेंट दी, दूसरी आपने एफआईआर कराई, और तीसरा मजिस्ट्रेट को खुद ही कहीं से इन्फॉर्मेशन आ गई और मजिस्ट्रेट ने उस पर केस इंस्टीट्यूट कर दिया, ठीक है। हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर गलती से गलत कॉग्निजेंस लिया गया ए में या गलत कॉग्निजेंस लिया गया बी में, तो क्या होगा? क्या प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएंगी? और अगर गलत कॉग्निजेंस लिया गया सी में, कॉग्निजेंस गलत ले लिया मान लो मजिस्ट्रेट ने, तो क्या होगा? कॉग्निजेंस लेते ना, तो कॉग्निजेंस गलत ले लिया, गलत तरीके से नहीं लेना था, ले लिया, मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी उस कॉग्निजेंस को देने की, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। तो इस मैटर में आप एक काम करो, 460 पे आओ एक बार। 460 ठीक है। ये आपको बताता है, ये आपको और भी बहुत चीज़ें बताता है, लेकिन हम अपनी रेलेवेंट चीज़ें जो होंगी, जो हमारे लिए काम की है, वो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए काम की चीज़ है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई चीज़ करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, किसी के पास, मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, और फिर भी कोई मजिस्ट्रेट कोई काम कर देता है, तो क्या होगा? तो हमारे लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना ही। मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी ऑफेंस का, ठीक है, अंडर क्लॉज ए या बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 190, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा अगर ऐसा मजिस्ट्रेट ने कर दिया, तो क्या होगा? erroneously in good faith erroneously in good faith does that thing। तो गुड फेथ के अंडर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। हिज प्रोसीडिंग शैल नॉट बी सेट असाइड मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज नॉट, क्या लिखा हुआ है, हिज नॉट बीइंग सो एम्पावर्ड। उस मजिस्ट्रेट की ये प्रोसीडिंग्स सिर्फ इस ग्राउंड पर विशिएट नहीं हो जाएंगी, सिर्फ इस ग्राउंड पर खत्म नहीं हो जाएंगी कि उसको, उसके पास पावर नहीं थी और उसने एक्शन ले लिया। मतलब ए और बी की बात हो रही है यहाँ पर, सी नहीं है, ध्यान रखना।
हम ए और बी की बात कर रहे हैं। ए और बी के कंडीशन में ऐसा होगा, मैं आपको अगर मार्क कर दूं तो ये देखो ए और ये बी, मतलब ए है कंप्लेंट और बी है पुलिस रिपोर्ट। अगर इन दोनों में कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी, फिर भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो इन मैटर्स में अगर वो गुड फेथ में था, अगर वो गुड फेथ में था, तो उससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, प्रोसीडिंग खत्म नहीं होगी, प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, ये लिखा ना एरोनियसली इन गुड फेथ, गलत तरीके से ले लिया लेकिन गुड फेथ में लिया, गुड फेथ में था। गुड फेथ क्या होता है? रीजनेबल, रीजनेबल गुड फेथ का मतलब होता है, गुड फेथ का मतलब आप फेथ उस चीज से मत निकालना। गुड फेथ का आपको अगर मीनिंग जानना है तो आपको आईपीसी में आई थिंक सेक्शन 53 है, चेक कर लेना। सेक्शन नहीं, सॉरी 52 है, ठीक है, 53 तो पनिशमेंट है, तो 52 मिलेगा आपको गुड फेथ। ठीक है, रीजनेबल, रीजनेबल रीजन वो होता है ड्यू डिलीजेंस, इसका मतलब ड्यू केयर के साथ में, प्रॉपर केयर के साथ में, ड्यू केयर के साथ में, वो इसका मतलब होता है गुड फेथ का। तो अगर गुड फेथ में कोई चीज हुई है तो उसको आप नहीं बोल सकते कि अब इस ग्राउंड पर विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग। लेकिन अगर गुड फेथ नहीं था, मेलिशियसली कोई काम किया मजिस्ट्रेट ने, तो हाँ, उस केस में आप कह सकते हो कि प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। तो ये तो हमने ए और बी देखा, लेकिन सी का क्या होगा? सी का क्या होगा? सी के लिए हमें आगे आ जाओ, 461 पढ़ते हैं। इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द थिंग्स नेमली, ये बताता है, दूसरी चीज बताता है ये, कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी और मजिस्ट्रेट ने वो कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हम अपनी सिचुएशन देखते हैं जो हमें देखनी है, वो आपको यहां मिलेगी के में। टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। अगर ऐसा कॉग्निजेंस ले लेता है मजिस्ट्रेट 1 सी में, सॉरी 191 सी में, तो क्या होगा? ये क्या कहता है? हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड। अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी कॉग्निजेंस लेने की, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया 90 191 सी में, तो क्या होगा? प्रोसीडिंग्स हो जाएगी वॉइड, खत्म। वॉइड मतलब होता है जीरो, नल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। फिर से रिपीट कर देता हूं, कंप्लेंट मैटर्स में, पुलिस मैटर्स में अगर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने ले लिया, गुड फेथ में था, तो 460 का मैटर होगा और विशिएट नहीं होगी, प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन का मैटर था, जो मजिस्ट्रेट को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई और मजिस्ट्रेट ने खुद ही इनिशिएट कर दी प्रोसीडिंग्स, अगर ये मैटर था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएगी अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी तो। ठीक है, इसका एक और प्रिकॉशनरी प्रोविजन मैं आपको बताता हूं 191 में। 191 में आ जाओ, अब आप 191 में आ जाओ। 191 देखते हैं, ज्यादा आगे आगे क्या, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। मैं तो बुक से प्रेफर करता हूँ पढ़ना, इससे मेरे थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना। आंख में भी थोड़ा सा, ये आईज में भी थोड़ा सा पेन करती है स्क्रीन। तो देखो, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वैसे बहुत आसान प्रोविजन है, कोई डिफिकल्ट प्रोविजन नहीं है ये। हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखो, व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी, सी की बात कर रहे हैं, अगर मजिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लेते हैं तो क्या होगा? द accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf। ठीक है, समझ नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ। देखो 191 एक प्रिकॉशनरी प्रोविजन है,
अब प्रिकॉशनरी क्यों है वो बताता हूं पहले। देखो, सपोज मजिस्ट्रेट है, आप मजिस्ट्रेट हो, अपने एरिया में मजिस्ट्रेट बन जाते हो, और आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है अपने दुश्मनों की कि भाई मजिस्ट्रेट जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन इनकी खबर, इनको इनकी खैर नहीं। ठीक है, सपोज आप मजिस्ट्रेट बन गए। मजिस्ट्रेट बनने के बाद आपने इंफॉर्मेशन केस लिया, सबके खिलाफ मुकदमा करा और सबको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। बाद में उनको बेल मिल जाती है या जो भी होता है, लेकिन एक बार के लिए तो आपने उनको जेल में डाल दिया। क्यों? पुलिस रिपोर्ट तो थी नहीं, कंप्लेंट भी नहीं थी, लेकिन आपने तीसरा ऑप्शन क्या अपनाया? इंफॉर्मेशन का, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई भी झूठा मुकदमा कर कर उनको अंदर कर दिया। तो इससे बचाने के लिए, इससे सबको बचाने के लिए कि ऐसा ना हो, इस तरीके के फाउल प्ले ना हो, तो एक 191 का प्रिकॉशनरी प्रोविजन बनाया गया। इस प्रिकॉशनरी प्रोविजन में ये है, इस प्रिकॉशनरी प्रोविजन में ये है कि जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास से ऊपर एक ड्यूटी डाल दी गई। मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी डाल दी गई कि कभी भी अगर आप इंफॉर्मेशन मैटर लेते हो, इंफॉर्मेशन मैटर पे एफआईआर दर्ज करते हो, तो आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि आप एक्यूज्ड को ये बताओगे कि भाई आप अपना मैटर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आप अपना मैटर ट्रांसफर करा सकते हो। समझे? अगर आप एक मजिस्ट्रेट हो, आपने इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन केस लिया और किसी को इंफॉर्मेशन केस पे एफआईआर करी, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले एक्यूज्ड को ये बताओगे कि आपके पास, एक्यूज्ड को सबसे पहले बताओगे कि आपके पास ये राइट है, आपके पास ये राइट है कि आप अपने मैटर को ट्रांसफर करा सकते हो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ट्रांसफर करा सकते हो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास। तो ठीक है, तो ये देखो, व्हाट इफ मजिस्ट्रेट डिड नॉट अबाइड, अगर ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं करता है तो उसके लिए 465 में प्रोविजन है। ठीक है, तो उसके लिए 465 में प्रोविजन है। वही बात है, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखा जाए, 465 यही कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में था तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मेलाफाइड था या उस तरीके से चीजें चीजें थी तो विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग्स। 465 आप पढ़ सकते हो, उसको अभी हम कवर नहीं कर रहे। हमारा लास्ट प्रोविजन है 191। समझ आ गया होगा आई थिंक आपके 191 पूरा इतना ही था, यही बात है, इतना ही कहता है कि अगर ऐसा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन केस आप लेते हो तो आपको एक्यूज को बताना पड़ेगा कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर एक्यूज बोलता है कि हाँ मुझे ट्रांसफर कराना, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 191 में है। 192 की बात करते हैं, सॉरी 192 नहीं, 193 देख लेते हैं पहले, फिर 192 की बात करें। 193 वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट लेंगे और सेशन के पास कमिट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने 209 और 323 पहले पढ़ लिए थे। कोई भी कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे और उसके बाद उसको कमिट करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। ये हम कर चुके हैं। 192 पे आ जाओ। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम may after taking cognizance of an offence make over the case for inquiry or trial to the competent magistrate subordinate to him। ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है? हाँ, 193 के एक एक्सेप्शन भी है, दो एक्सेप्शन है, ये आप लिख लेना, 199 टू और 319, ये एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं 192 की। देखो, एक सीजीएम होता है, ये ज़्यादा भर गया, मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। देखो, एक सीजीएम होता है और ये इस तरीके से होता है कोर्ट्स में, आप देखोगे ना, तो एक ही कोर्ट में आपको कई सारे एमएम मिलेंगे, कई सारे एमएम, और उनके ऊपर एक सीजीएम होंगे।
उनके ऊपर कौन होंगे, एक सीजीएम होंगे। तो होता क्या है कि कोई भी मान लो फाइल आती है और सीजीएम के पास आती है, और फिर सीजीएम उसको मेक ओवर करते हैं, देते हैं इनको। मान लो ये कोई फाइल सीजीएम के पास आई, तो सीजीएम की मर्जी, सीजीएम देखेंगे कि भाई किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसको देना चाहिए ये केस। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सीजीएम को लगता है इनको देना चाहिए तो इनको, सीजीएम को लगता है कि अगर इनको देना चाहिए तो इनको, मतलब वो फाइल जिसकी जुरिस्डिक्शन में पड़ती होंगी, जो भी उनके अपने सिस्टम होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अकॉर्डिंगली ये ये डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क किसका काम होता है, सीजीएम का। ठीक है। तो अब आप इसको समझो, देखो, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस लेने के बाद मेक ओवर द केस, इसको बोलते हैं मेक ओवर। जब भी सीजेएम जो है ना फाइल को, मैं सीजेएम हूँ, मेरे पास फाइल आई और मेरे नीचे जितने एमएम है, मेरे को जिसको देनी है मैं उसको दे दूंगा। इसको क्या बोलेंगे, मेकिंग ओवर, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। जो भी नीचे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होगा, मेरे को पता भाई ये उसकी जुरिस्डिक्शन में, मैं उसको दे दूंगा। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजेएम may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the Chief Judicial Magistrate may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो देखो सीजेएम क्या करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ इजीली। फाइल आई, कोई भी केस आया, मैं सीजेएम हूँ, मेरे पास केस आया, मेरे को लगता है कि मेरे को ट्राई करना चाहिए तो मैं ट्राई कर लूंगा। मेरे को लगता है नहीं, मेरे को दूसरे को देना चाहिए जिसकी जुरिस्डिक्शन में लगता है, तो मैं उसको दे दूंगा। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया, दूसरा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लॉज है, वो क्या कहता है, सपोज मजिस्ट्रेट किसी भी सीजीएम फर्स्ट क्लास को, सपोज इसको ये पावर दे देते हैं, ये एमएम है ना, फर्स्ट क्लास है सारे, तो किसी भी फर्स्ट क्लास को ये पावर दे सकते हैं कि वो इस काम को कर ले, मतलब ये मेकिंग ओवर का काम वो कर ले। तो हो सकता है इसको पावर दे दे, तो ये इस काम को कर लेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वर्क को। ठीक है ना, क्योंकि देखो होता सीजीएम भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है। तो हमने ये तीन चीजें देखी थी, कमिटल, सबमिशन, मेकिंग ओवर आज देख लिया, और कमिटल पहले देख लिया था, सबमिशन भी हमने आज देख लिया। सबमिशन होता है 325 में, कमिटल होता है 209, 209 और 323 में। ठीक है। मेकिंग ओवर की अगर बात करें तो मेकिंग ओवर तो अभी देखा हमने, ठीक है, 192 में। तो देखो, जब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड करता है ऊपर डायरेक्टली, इसको बोलते हैं कमिटल। मजिस्ट्रेट अपने से ऊपर सीजेएम को सेंड करता है, इसको बोलते हैं सबमिशन। सीजेएम मजिस्ट्रेट को सेंड करता है, इसको बोलते हैं मेकिंग ओवर। तो ये सारी चीजें हमने कर ली आज। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। हमने सेक्शंस भी पढ़ लिया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ठीक है। तो ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।